हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। गाइस, हम कर रहे हैं साइंस की एनसीईआरटी क्लास 9th। और क्लास 9th की एनसीईआरटी में हमने लास्ट लेक्चर में अपना चैप्टर 10 स्टार्ट किया था, दैट इज ग्रेविटेशन। ठीक है, ग्रेविटेशन चैप्टर हमने स्टार्ट किया था और ग्रेविटेशन के बेसिक्स के बारे में हमने अपने लास्ट चैप्टर में कवर किया था कि ग्रेविटेशन क्या होता है, किस तरीके का फोर्स हमें देखने को मिलता है, राइट। सो आज हम अपना आगे का चैप्टर प्रोसीड करेंगे। बिफोर दैट 2 to 4 मिनट्स का फटाफट से एक बार ओवरव्यू ले लेंगे कि हमने लास्ट लेक्चर में क्या क्या चीज़ें कवर अप करी हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद इट। तो हमने क्या चीज़ देखी कि हर एक ऑब्जेक्ट की स्पीड या उसकी डायरेक्शन चेंज करने के लिए उस पर क्या लगाने की ज़रूरत है, उस पर फोर्स अप्लाई करने की ज़रूरत है, उस पर फोर्स लगाने की ज़रूरत है, तभी उस ऑब्जेक्ट की स्पीड या फिर उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो अब पॉइंट ये है कि वो फोर्स कैसा होगा, मतलब किस तरीके का फोर्स। जैसे कि हम बात करते कि कोई भी, हमने बात की थी स्पून की, कि स्पून को हमने अगर छोड़ दिया, हमने पकड़ा हुआ था ऊपर से, हमने एक हाइट पे से छोड़ दिया तो वो नीचे आके गिरेगा। ठीक है, तो उस पे क्या कि अर्थ में एक फोर्स है जिसकी वजह से वो अर्थ उसको अट्रैक्ट कर रही है। सिमिलरली जो मून है वो अर्थ के अराउंड घूमता है। ठीक है, एक मोशन में, एक पाथ पे। सिमिलरली सोलर सिस्टम में हमें वेरियस प्लैनेट्स देखने को मिलते हैं जो सन के अराउंड मूव करते हैं। ऐसे ही हमें काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारे फोर्सेस देखने को मिलते हैं, काफ़ी सारे हमें टेंडेंसीज देखने को मिलती हैं। तो उन सबको क्या नाम दिया गया कि भाई ये एक फोर्स है। और वो फोर्स पे किस तरीके से आया कि इसैक न्यूटन जब वो पेड़ के नीचे बैठे हुए थे तो उस टाइम पे उन्होंने क्या चीज़ देखी कि पेड़ के नीचे बैठे हुए थे तो एक सेब आके गिरा और सेब गिरा। तो उन्होंने क्या चीज़ कि भाई ये सेब कैसे गिरा, अर्थ ने इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। तो मून भी तो है, जो हमें मून देखने को मिल रहा है, चांद, वो क्यों अट्रैक्ट नहीं हो पा रहा अर्थ से, वो क्यों नीचे नहीं आ रहा। तो जब उन्होंने स्टडी की तो उन्होंने क्या चीज़ पाई कि जैसे मून है वो क्या कर रहा है, वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, जिसकी वजह से उसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कहाँ पे है, सेंटर की तरफ है, सेंटर सीकिंग फोर्स है। ठीक है, सेंटर सीकिंग अट्रैक्शन है, जिसकी वजह से, जिसको हम क्या कहते हैं, सेंट्री पेटल फोर्स। ठीक है, सेंट्री पेटल फोर्स है जो उसको अट्रैक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से वो स्ट्रेट में नहीं आते हुए वो सर्कुलर मोशन में ही मूव कर रहा है बिकॉज ऑफ द सेंटर सीकिंग फोर्स, राइट। और जो स्पून था या वो जो एप्पल था वो जो गिरा वो स्ट्रेट लाइन में गिरा क्योंकि अर्थ ने उसको अट्रैक्ट किया। तो इन सबको न्यूटन ने क्या कहा कि ये सारा का सारा ग्रेविटेशनल फोर्स है, जस्ट उसके मेथड पे या उसके पाथ पे डिपेंड करता है। दूसरी चीज कि अब थर्ड लॉ ऑफ मोशन में हमने क्या पढ़ा था कि हर एक जो चीज है या हर एक ऑब्जेक्ट जो फोर्स लगाता है तो दूसरा ऑब्जेक्ट भी उसके ऊपर रिवर्ट में फोर्स लगाता है, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स उस पर अप्लाई करता है। तो अब जब अर्थ ने फोर्स लगाया एप्पल के ऊपर तो एप्पल ने अर्थ के ऊपर वापस से फोर्स क्यों नहीं लगाया। तो एप्पल का फोर्स तो, सॉरी, अर्थ की अट्रैक्शन की वजह से, हमें अर्थ के फोर्स की वजह से एप्पल तो अर्थ की तरफ आता हुआ दिखा, लेकिन एप्पल के फोर्स की वजह से अर्थ मूव करती हुई नहीं दिखी। दैट इज बिकॉज ऑफ, हमने मास की बात की थी कि किसका मास कितना ज़्यादा है। तो अर्थ के मास के कंपैरिजन में जो एप्पल का मास है वो इतना ज़्यादा कम है कि एप्पल फोर्स तो लगाता है लेकिन उसका अर्थ के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ता, वो बिल्कुल नेग्लिजिबल होता है, राइट। फिर हमने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की बात की थी कि यूनिवर्सल लॉ क्या है कि हर एक ऑब्जेक्ट एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करता है, वो डिपेंड करता है उनके मासेस के ऊपर और उनका वो किस तरीके से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, किससे, डायरेक्शन से, कि जितने ज़्यादा दूर होगा उतना ही कम उसका अट्रैक्शन होगा। ठीक है, तो अब इसकी यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की इंपॉर्टेंस पढ़ी थी हमने कि हमें वो अनकनेक्टेड चीज़ों के बारे में पता चला कि इस लॉ से कि भाई जैसे अर्थ है वो एक फोर्स के थ्रू हम लोगों को बांध के रखती है, नहीं तो आज हम हवा में उड़ रहे होते, ये ग्रेविटेशन फोर्स नहीं होता। तो ग्रेविटेशन फोर्स है तभी हम धरती पे हैं और हम चल पा रहे हैं, नहीं तो हम भी उड़ रहे होते। ठीक है, अर्थ के अराउंड जो मोशन है या फिर सन के अराउंड हमें प्लैनेट्स देखने को मिलते हैं या फिर हमें टाइड्स देखने को मिलती हैं, ज्वार आते हैं, वो भी किस वजह से है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। फिर हमने फ्री फॉल की बात की थी। फ्री फॉल क्या है कि जब ये ग्रेविटी की वजह से ही कोई ऑब्जेक्ट नीचे गिरता है, जैसे कि एप्पल था वो ग्रेविटी की वजह से गिरा, उस पर कोई फोर्स नहीं लगाया गया, उसको हमने जानबूझ के उस पर फोर्स नहीं लगाया,
उसको गिरने के लिए, नहीं, वो अपने आप गिरा, ग्रेविटी की वजह से वो नीचे आया, उसको हम क्या कहते थे, फ्री फॉल। और जब वो नीचे आता तो वो एक वेलोसिटी में, एक उसमें आता तो उसको हम क्या कहते हैं, फिर वो एक्सेलरेट हो जाता है। और जब वो एक्सेलरेट होता है तो फिर उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। अर्थ के ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से या फिर ग्रेविटी के अंडर जब एक्सेलरेट होता है कोई ऑब्जेक्ट। और उसकी एसआई यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इतना हमने अपने लास्ट लेक्चर में कवर अप किया था। नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर अदर पॉइंट्स। आगे के चैप्टर को कवर करते हैं। मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। अब जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो किस तरीके से मूव करते हैं, मतलब जैसे अगर हम अपनी भी बात करें तो बेशक से जो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, तो उसके अट्रैक्शन की वजह से, मतलब उसके अट्रैक्शन होते हुए भी हम मूव किस तरीके से करते हैं। कोई भी चीज़ है, जैसे एक ह्यूमन बीइंग भी है, तो वो किस तरीके से मूव करता है। वी नो दैट एन ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंसेस एक्सेलरेशन ड्यूरिंग फ्री फॉल। ये हमने बात की कि जब ऊपर से ग्रेविटी की वजह से कोई चीज़ नीचे आके गिरती है, तो ग्रेविटी की वजह से गिरने से क्या होता है, क्या होता है ग्रेविटी की वजह से, कि वो जब उस वेलोसिटी में, उस स्पीड पे जब आके गिरती है तो उसकी वजह से वो जो ऑब्जेक्ट है वो एक्सेलरेट हो जाता है। ठीक है, तो ये एक्सेलरेशन हमने देख लिया कि हर एक ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन होती है जब वो नीचे आके गिरता है। तो दिस एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मास। अब ये जो एक्सेलरेशन है वो इंडिपेंडेंट है उसके मास से। जैसे कि अब क्या है, एक एप्पल है, जैसे वो एप्पल नीचे आके गिरा, ठीक है, क्या हुआ, वो एप्पल नीचे आके गिरा, अब वो एप्पल छोटा सा है। वहीं दूसरी तरफ अगर मैं कहूँ कि एक ऊपर से अगर एक मैं कहूँ ड्रम है काफ़ी बड़ा, या फिर एक बहुत बड़ा कंटेनर है, ठीक है, वो कंटेनर अगर ऊपर से गिरेगा तो वो भी उसी तरीके से नीचे आके गिरेगा जैसे कि वो एप्पल गिरा है पेड़ पे से टूट के, उसी तरीके से वो ऊपर से वो कंटेनर आके गिरेगा। तो एक्सेलरेशन का उसमें वही हमें उसी तरीके से एक्सेलरेशन देखने को मिलेगी जैसे कि हमें उस एप्पल में देखने को मिली, वो उसी वेलोसिटी पे, उसी स्पीड पे नीचे आया है। तो मास का इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं होता, मास से बिल्कुल इंडिपेंडेंट होती है ये चीज़। कोई भी ऑब्जेक्ट जब वो एक्सेलरेट करता है, मतलब उसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है। तो दिस मीन्स दैट ऑल ऑब्जेक्ट्स हॉलो और सॉलिड, मतलब कि अब मैंने वो कंटेनर की बात की एग्जाम्पल में, तो चाहे वो कंटेनर खाली है तब भी वो उसी तरीके से नीचे आके गिरेगा, उसके अंदर एक्सेलरेशन होगी। और अगर वो कंटेनर में सामान है, कुछ भरा हुआ है सामान, तब भी वो उसी तरीके से आके गिरेगा एक्सेलरेट होके। ठीक है, बिग और स्मॉल, बिग और स्मॉल में वही हमने सेब ले लिया, सेब छोटा है और वो कंटेनर बड़ा है। शुड फॉल एट द सेम रेट, वो उसी सेम रेट से ही नीचे आके गिरेंगे, उनमें कोई भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा उनके उनके मास की वजह से, राइट। अकॉर्डिंग टू अ स्टोरी, गैलीलियो ड्रॉप्ड डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द टॉप ऑफ द लीनिंग टावर ऑफ पीसा इन इटली टू प्रूव द सेम। अब एक कहानी के अनुसार क्या हुआ है कि एक स्टोरी के हिसाब से क्या बताया जाता है कि गैलीलियो जो थे, गैलीलियो गैलीली, ठीक है, जिन्होंने मोशन के ऊपर बात की थी, मोशन के बारे में काफ़ी चीज़ें उन्होंने ऑब्जर्व की थी, स्टडी की थी, एक्सपेरिमेंट्स किए थे काफ़ी। तो उन्होंने क्या किया, इसी बात को प्रूव करने के लिए कि मास का कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, मास की वो एक्सेलरेशन पे, या कोई भी ऑब्जेक्ट नीचे आएगा तो वो कितने रेट पे आएगा या कितना एक्सेलरेशन उसमें होगा, उससे मास का उस पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, हर ऑब्जेक्ट में सेम होता है। इस चीज़ को प्रूव करने के लिए गैलीलियो गैलीली ने क्या किया, जो पीसा, इटली के पीसा में एक लीनिंग टावर है, उस लीनिंग टावर के ऊपर जाके बिल्कुल ऊपर से काफ़ी अलग अलग तरीके के ऑब्जेक्ट्स नीचे गिराए। ठीक है, नीचे गिराए क्यों, ये चीज़ को प्रूव करने के लिए कि कोई भी फर्क मास की वजह से नहीं पड़ता है, राइट। तो अब ये मास क्या है, वी हैव लर्न इन द प्रीवियस चैप्टर
दैट द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया। मास क्या है? उसके इनर्शिया का मेजर है, कि मतलब कि उसका कितना मास है, उसमें कितनी चेंजेस होंगे या कितना वो सेम रहेगा अगर उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है तो। वी हैव ऑल्सो लर्नड दैट ग्रेटर द मास ग्रेटर इज द इनर्शिया। मतलब जितना ज़्यादा उसका मास होगा उतना ही ज़्यादा उसका इनर्शिया होगा। मतलब कि क्या चीज़ है? अब मान लो फॉर एग्जाम्पल मैं लूँ एक टेनिस बॉल है। टेनिस बॉल क्या होती है? टेनिस बॉल एक छोटी सी बॉल होती है और वो प्लास्टिक की बॉल होती है, तो वो बहुत हल्की भी होती है, वो भारी नहीं होती, वो बहुत हल्की होती है। ठीक है, तो उस पर चाहे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स इतना ज़्यादा नहीं अप्लाई होगा, लेकिन अगर हल्की सी भी हवा चलेगी ना, हल्की सी भी, तब भी उस जो वो बॉल है अगर वो एक पाथ पे जा रही है, मान लो एक अपना चाहे स्ट्रेट लाइन है या फिर सर्कुलर पाथ है, अगर वो उस पर मूव कर रही है तो वो हल्की सी डगमगाएगी, क्योंकि उसका मास बहुत ज़्यादा कम है। तो उसको कोई ऐसे प्रॉपर एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत नहीं है उसका चेंज होने की वजह से, और उसका मास बहुत कम है, दैट मीन्स उसका इनर्शिया भी बहुत कम है। ठीक है, कि वो अपना सेम वेलोसिटी एक यूनिफॉर्म मोशन बहुत ज़्यादा कम रख पाता है, ज़्यादा नहीं रख पाता बहुत। एंड ऑन दी अदर हैंड अगर मैं बात करूँ एक बास्केटबॉल की, ठीक है, तो एक बास्केटबॉल जो है उसका मास ज़्यादा है, और उसका मास ज़्यादा है तो उसका इनर्शिया भी ज़्यादा होता है कि उस पर अब बास्केटबॉल को हमें उसका अगर वो मूव कर रही है तो बास्केटबॉल को हमें रोकने के लिए या फिर उसका जो स्पीड है उसकी डायरेक्शन चेंज करने के लिए हमें उस पर प्रॉपर एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। उसका क्या मतलब है? कि उसका इनर्शिया ज़्यादा है, कि वो अपनी एक यूनिफॉर्म मोशन एक वेलोसिटी मेंटेन रखने में ज़्यादा सक्षम है। ठीक है, इट रिमेन्स द सेम वेदर द ऑब्जेक्ट इज ऑन द अर्थ, द मून और इवन इन आउटर स्पेस। अब ये बिल्कुल सेम रहता है चाहे वो ऑब्जेक्ट अर्थ पे है, मून पे है या फिर वो आउटर स्पेस में है, वो ऑब्जेक्ट बिल्कुल सेम ही रहता है। सॉरी, ऑब्जेक्ट सेम नहीं रहता, मतलब जो ऑब्जेक्ट है, अब वो ऑब्जेक्ट चाहे अर्थ पे है, चाहे वो मून पे है, चाहे वो स्पेस में है, चाहे वो किसी भी अलग प्लैनेट पे है, उसका मास सेम ही रहेगा, उसका इनर्शिया सेम ही रहेगा। ठीक है, कि अगर हम कह रहे हैं कि एक मान लो बॉक्स है वो 5 किलो का है, तो अर्थ पे भी वो 5 किलो का रहेगा, मून पे जाके हम चेक करेंगे तब भी वो 5 किलो का होगा, किसी और प्लैनेट पे चेक करेंगे तब भी 5 किलो का होगा, तो वो चेंज नहीं होता कभी भी। Thus, the mass of an object is constant and does not change from place to place. ठीक है, हर एक जगह पे वो बदलता नहीं है, जो उसका मास है वो सेम ही रहता है हर जगह पे। सिमिलरली वेट की हम बात करें, वी नो दैट द अर्थ अट्रैक्ट्स एवरी ऑब्जेक्ट विद द सर्टेन फोर्स, कि कुछ फोर्स की वजह से ही अर्थ क्या करती है? अट्रैक्ट करती है हर एक ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ। एंड दिस फोर्स डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये फोर्स क्या करता है? उस ऑब्जेक्ट के मास के ऊपर डिपेंड होता है, मतलब कि ऑब्जेक्ट का मास कितना ज़्यादा होगा। वही हमने बात की थी कि जैसे अर्थ है तो अर्थ का क्योंकि मास ज़्यादा है तो वो ज़्यादा फोर्स लगा रही है सब दूसरे ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ खींचने में, अट्रैक्ट करने में। लेकिन वहीं जो एप्पल है उसका मास क्योंकि बहुत कम है, उसकी वजह से वो कम ही फोर्स लगा पा रहा है, जिसकी वजह से वो अर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा, क्योंकि वो काफ़ी कम फोर्स लगा पा रहा है उसके, क्योंकि उसका मास कम है। The weight of an object is the force with which it is attracted towards the earth. ठीक है, तो एक ऑब्जेक्ट का वेट क्या है? वो ऑब्जेक्ट का वेट वो है कि कितने फोर्स से वो अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। मतलब कि एक एप्पल है तो एप्पल बहुत जल्दी एकदम एकदम से नीचे आता है, क्यों? क्योंकि एप्पल हल्का है, उसका वेट बहुत ज़्यादा नहीं है, तो वो बहुत ज़्यादा फोर्स से अट्रैक्ट होता है। The force of attraction of the earth on an object is known as the weight of the object. ठीक है, तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है अर्थ की तरफ कोई भी ऑब्जेक्ट का, वो उसका वेट होता है, और उसको हम डिनोट किससे करते हैं? कैपिटल W से। As the weight of an object is the force with which it is attracted towards the earth,
द एसआई यूनिट ऑफ वेट इज सेम एज दैट ऑफ फोर्स, दैट इज न्यूटन। अब क्योंकि वेट को हम क्या कह रहे हैं, वो फोर्स ही है ना, वेट को हम फोर्स से इक्वेट कर रहे हैं कि वो फोर्स जिससे कि वो अट्रैक्ट होता है, तो इसीलिए एसआई यूनिट वेट की हम सिमिलर लेते हैं जो कि हम फोर्स की लेते हैं, मतलब कि जो न्यूटन की हम लेते हैं, न्यूटन लेते हैं ना हम एज अ एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, तो वही हम वेट की लेते हैं एसआई यूनिट। द वेट इज अ फोर्स एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स, इट हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अब वेट यहाँ पे हम कौन सा फोर्स ले रहे हैं, वेट को हम कौन से फोर्स के इक्विवेलेंट ले रहे हैं, जो फोर्स अट्रैक्ट करता है ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ, ऑब्जेक्ट्स को धरती की तरफ, ठीक है, जिस फोर्स से कोई भी ऑब्जेक्ट धरती की तरफ अट्रैक्ट होता है वो फोर्स ले रहे हैं। तो धरती की तरफ अट्रैक्ट होने का क्या मतलब है, जो अर्थ है वो तो हमें नीचे देखने को मिल रहा है ना, ऊपर तो धरती नहीं है, अर्थ नीचे है, तो क्या हो रहा है, वो नीचे की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो वर्टिकली जो डाउनवर्ड जाता है उस वेट की बात कर रहे हैं। और इसमें इस वेट में मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है, ठीक है। सो वी हैव लर्नड दैट द वैल्यू ऑफ g इज कांस्टेंट एट अ गिवन प्लेस, मतलब g क्या है यहाँ पे, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये हर एक प्लेस के अकॉर्डिंग क्या होती है, एक मतलब एक प्लेस की अगर हम बात करें तो वहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो कांस्टेंट होता है। देयरफॉर एट अ गिवन प्लेस द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास से m ऑफ द ऑब्जेक्ट, दैट इज w इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m, मतलब जो वेट है वो उसके बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास के, कि मतलब जितना ज़्यादा मास होगा उतना ही ज़्यादा उस ऑब्जेक्ट का वेट होगा, जिस फोर्स से वो अट्रैक्ट होएगा, ठीक है। जित मास ज़्यादा है तो वेट भी ज़्यादा होगा, मास कम होगा तो वेट भी कम होगा। इट इज़ ड्यू टू दिस रीज़न दैट एट अ गिवन प्लेस वी कैन यूज़ द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एज अ मेजर ऑफ इट्स मास। इसी वजह से है कि हम क्या कहते हैं, मास और वेट को हम एक दूसरे के प्लेस पे यूज़ कर लेते हैं। जैसे अभी मैंने आपको मास में एग्जांपल दिया था, हम बात तो मास की कर रहे थे लेकिन मैंने आपको एग्जांपल किसका दिया था, वेट की फॉर्म में, कि एक कंटेनर है जो 5 किलो का है, तो वो 5 किलो का यहाँ पे भी, अर्थ पे भी वो 5 किलो का रहेगा, मून पे भी 5 किलो का रहेगा, दिया था। तो इसको इंटरचेंजेबली इसीलिए यूज़ कर लेते हैं हम, क्योंकि वो इक्वली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स द सेम एवरीवेयर, ये तो हमने बात की कि जो मास है वो हर एक जगह पे चाहे कहीं भी जाएगा वो सेम ही रहता है, लेकिन इट्स वेट डिपेंड्स ऑन इट्स लोकेशन, बिकॉज जी डिपेंड्स ऑन लोकेशन। अब ग्रेविटेशनल फोर्स हमने क्या कहा कि एक सर्टन प्लेस पे, एक गिवन प्लेस पे जिसकी हम बात कर रहे हैं, वहाँ पे वो ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट रहेगा, कि जितना, अगर मैं मान लो बात करूँ कि फॉर एग्जांपल जम्मू एंड कश्मीर की बात करते हैं कि वहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, या फिर एक इंडिया की बात करें तो यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है जितना है वो उतना ही रहेगा, एक सर्टन प्लेस की हम बात कर रहे हैं। लेकिन अगर हम दूसरे लोकेशन की, दूसरी जगह की बात कर रहे हैं तो वहाँ का ग्रेविटेशनल फोर्स डिफरेंट होगा, और वहाँ का ग्रेविटेशनल फोर्स डिफरेंट होने की वजह से तो ऑब्वियसली उसका वहाँ का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उस पर भी फ़र्क आएगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अलग होगा तो दैट मीन्स कि उसका वेट भी अलग होगा, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि मास जो है वो हर एक जगह पे सेम ही होता है, हर एक जगह पे सेम होगा, लेकिन जो वेट है वो हमें अलग अलग देखने को मिलता है, अलग अलग जगहों पे, वो हमें हमेशा सेम देखने को नहीं मिलेगा, राइट। नाउ वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून, चांद के ऊपर एक ऑब्जेक्ट का वेट क्या होगा। अब हम यहाँ पे वेट की बात कर रहे हैं, मास की नहीं कर रहे। मास की तो हमने बात की कि चांद पे भी जो मास है वो सेम ही होगा जितना वो अर्थ पे होगा, लेकिन यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं, हम मून की पे बात, सॉरी वेट की बात कर रहे हैं। तो वेट तो क्या होता है, प्लेस टू प्लेस या लोकेशन टू लोकेशन चेंज हो जाता है, ठीक है। तो अब मून पे क्या होगा, we have learned that the weight of an object on the earth is the force with which the earth attracts the object, ठीक है, कितने फोर्स से वो अर्थ उस ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर रही है, हमारा वेट है। इन द सेम वे द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ द मून इज द फोर्स विद विच द मून अट्रैक्ट्स दैट ऑब्जेक्ट। सिमिलर वे में अब हम अर्थ की जगह मून की बात कर लेंगे कि मून ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट कर रही है, तो जितने फोर्स से मून ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर रही है उतना ही उस ऑब्जेक्ट का क्या होगा, वेट हो जाएगा। द मास ऑफ द मून इज लेस देन दैट ऑफ द अर्थ। अब ये तो हमने बात की थी कि अर्थ के चारों ओर मून
घूमता है, धरती के चारों ओर चांद घूमता है। क्यों? क्योंकि अर्थ का मास कंपैरेटिवली क्या है, मून से ज़्यादा है। क्योंकि मून अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होता है, मतलब अर्थ क्या कर रहा है, फोर्स लगा रहा है, मून अट्रैक्ट हो रहा है अर्थ की तरफ, लेकिन अर्थ मून की तरफ अट्रैक्ट नहीं हो रही, क्योंकि अर्थ का जो मास है वो ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू मून। ठीक है, ड्यू टू दिस द मून एक्सर्ट्स लेसर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन ऑब्जेक्ट्स, और इसी रीज़न की वजह से जो मून है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम लगाता है ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मून लगाता है इसी रीज़न की वजह से। तो क्या हुआ इसका मतलब, कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा है तो जितना वेट जो है किसी भी ऑब्जेक्ट का अर्थ पे होगा, उससे वेट जो है वो कम होगा मून पे, क्योंकि मून का मास कम है तो वो कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यूज कर पाएगा वहां पे। ठीक है, आया इतना समझ में? नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, थ्रस्ट एंड प्रेशर। ठीक है, जोर और दबाव। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई अ कैमल कैन रन इन अ डेजर्ट इजीली? अब एक रेगिस्तान है, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ रेत ही रेत होती है, तो अगर हम वहाँ पे चलते हैं तो हमारे पैर उस रेत के अंदर धंसते हुए चले जाते हैं, हमें चलने में दिक्कत होती है क्योंकि हमारे पैर वहाँ पे धंसते हैं। ठीक है, अंदर की तरफ जाते हैं। लेकिन एक जो कैमल है, ऊँट है, उसको ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती, वो बहुत ईजी तरीके से ईजिली वो रन कर पाता है, चल पाता है, भाग पाता है। वाई एन आर्मी टैंक weighing more than 1,000 ton rests upon a continuous chain? Why a truck or a motor bus has much wider tires? कि जो ये बड़े बड़े ट्रक होते हैं या बसेस होती हैं, उनके इतने बड़े बड़े टायर्स क्यों होते हैं, चौड़े चौड़े? Why cutting tools have sharp edges? जैसे कि चक्कू होता है, नाइफ, हम उससे चीज़ें काटते हैं, तो वो कहते हैं ना कि कौन सा चक्कू अच्छा है, जिस चक्कू की धार तेज है वो चक्कू तेज काटेगा, तो उसकी वो धार तेज क्यों होती है, शार्प एजेस क्यों होती है? इन ऑर्डर टू एड्रेस दीज क्वेश्चंस एंड अंडरस्टैंड द फिनोमिना इन्वॉल्व्ड, it helps to introduce the concepts of the net force in a particular direction and the force per unit area या फिर pressure acting on the object concerned। मतलब हम यहाँ पे अब इन क्वेश्चंस को समझने के लिए, इनका आंसर देखने के लिए हम थ्रस्ट एंड प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे। थ्रस्ट तो क्या है कि नेट फोर्स, एक ही डायरेक्शन में नेट फोर्स कितना लगाया जा रहा है, और एक एरिया पे, पर यूनिट एरिया पे कितना फोर्स लग रहा है, वो हमारा प्रेशर होता है। तो हम इसको समझेंगे। सो लेट अस अंडरस्टैंड द मीनिंग्स ऑफ थ्रस्ट एंड प्रेशर बाय कंसीडरिंग द फ्लोइंग सिचुएशंस। तो सिचुएशन 1 क्या है, you wish to fix a poster on a bulletin board. To do this task, you will have to press drawing pins with your thumb. You apply a force on the surface area of the head of the pin. This force is directed perpendicular to the surface area of the board. This force acts on a smaller area at the tip of the pin. ठीक है, अब हमने इसमें क्या किया, जैसे एक बुलेटिन बोर्ड होता है, जैसे आपने अपने स्कूल्स या कॉलेजेस में भी काम किया हो या देखा हो, तो बुलेटिन बोर्ड्स जो होते हैं उस पर कुछ भी आपको कोई नोटिस लगाना होता है या कोई पोस्टर या कुछ भी उस पर इंफॉर्मेशन वगैरह कुछ भी वहाँ पे पेस्ट करनी होती है, बुलेटिन बोर्ड पे लगाना होता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, वो बुलेटिन बोर्ड पे कैसे लगती है, उस पर जो भी, मान लो मेरे पास एक पेज है, नोटिस का पेज, तो उस पर मुझे पिन्स लगानी पड़ेगी उसको रोकने के लिए। उस पेज के चारों तरफ 4 कॉर्नर्स पे मुझे पिन्स लगानी पड़ेंगी। अब वो पिन कैसी होती है, वो जो ड्राइंग पिन्स होती हैं, वो मैं क्या करूँगी, हाथ से उसको लेके, और मैं उसको जहाँ पे मुझे वो पिन लगानी है मैं वहाँ पे रख के, फिर उसको जो उस पिन का जो ऊपर का पोर्शन है, जो थोड़ा सा गोलाई में होता है ना ऊपर का पोर्शन, मैं उसको अपने थंब से, अपने अंगूठे से दबाऊंगी। प्रेशर पड़ रहा है, मैं अपने अंगूठे से उस पर प्रेशर डाल रही हूँ। ठीक है, एक एरिया पे मैं प्रेशर डाल रही हूँ, और मैं किस पे प्रेशर डाल रही हूँ, किस तरीके से, कि मैंने उस पिन को पहले प्लेस किया है, कैसे, कि वो उस बोर्ड के बिल्कुल परपेंडिकुलर सीध में हो, और फिर मैं उस पर प्रेशर डालूंगी ताकि वो जो प्रेशर किस पे जाए, दोनों तरफ से प्रेशर आएगा, और वो किस पे जाए, फोर्स आएगा उस पर, तो वो पिन की जो पॉइंट है
वो पॉइंट से बिल्कुल उस बुलेटिन बोर्ड के अंदर वो एंटर कर जाए। ठीक है, तो इस तरीके से तो मैंने क्या किया, मैंने पहले उसको बिल्कुल परपेंडिकुलर सीध में जहाँ पे मुझे लगानी है मैंने वहाँ पे उसको पॉइंट किया पहले, और फिर मैंने थंब से उस पर फोर्स किया। ठीक है, तो मैंने उसको पहले डायरेक्शन देखी और फिर मैंने उस पर एक पॉइंट पे, एक एरिया पे मैंने उस पर फोर्स अप्लाई किया। ठीक है, तो सिचुएशन 2 क्या है, यू स्टैंड ऑन लूज सैंड, योर फीट गो डीप इनटू द सैंड। ये वही उस तरीके से जैसे रेगिस्तान में कि एक लूज सैंड है, मतलब खुली मिट्टी है, मतलब बिल्कुल रेत है बेसिकली हम कहें, या मिट्टी है, तो उसमें क्या है, अगर मैं उस पर अपना पैर रखते हैं तो वो पैर बिल्कुल नीचे धंसने लग जाता है, डीप जाने लग जाता है। नाउ लाई डाउन ऑन द सैंड, you will find that your body will not go that deep in the sand. In both cases, the force exerted on the sand is the weight of your body. ठीक है, अब क्या हुआ है कि जब मैंने पैर रखा तो मेरा पैर अंदर की तरफ जा रहा है, मेरा पैर अंदर धंस रहा है, लेकिन अब मैं उसी मिट्टी पे, उसी रेत पे मैं लेट गई। लेटने पे मेरी बॉडी तो अंदर नहीं धंस रही, अंदर तो नहीं जा रही डीप। क्यों नहीं जा रही? क्योंकि फोर्स की वजह से। दोनों केसेस में जो फोर्स एक्सर्ट हुआ है वो अलग है। कैसे? कि जब मैंने पैर किया था तो एक ही डायरेक्शन में और एक ही पॉइंट पे मेरी बॉडी का वेट आया, फोर्स हुआ एक पॉइंट पे। ठीक है, इस वजह से मेरा पैर अंदर गया। लेकिन जब मेरी पूरी की पूरी बॉडी उस पर थी, जब मैं लेट गई तो मेरी पूरी बॉडी उस पर है, तो अब क्योंकि मेरी पूरी बॉडी है तो किसी भी पार्ट पे ऐसा नहीं हो रहा है कि एक ही प्लेस पे, एक ही जगह पे मतलब एक ही डायरेक्शन में कोई फोर्स लग रहा है, या फिर किसी जगह पे, किसी पॉइंट पे, या किसी एरिया पे, पर्टिकुलर एरिया पे ही मैं फोर्स डाल रही हूँ। वो जो मेरी बॉडी का वेट है वो बैलेंस हो गया मेरी पूरी बॉडी पे जब मैं लेट गई। ठीक है, तो इसीलिए मेरी बॉडी अंदर नहीं धंसी। यू हैव लर्नड दैट द वेट इज द फोर्स एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स। ठीक है, मतलब धरती नीचे है तो ऊपर से बिल्कुल वर्टिकली नीचे की तरफ आता है तो वेट होता है, मतलब फोर्स जो एक्ट कर रहा है इस तरीके से, इस डायरेक्शन में। हेंस द फोर्स इज एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द सैंड। तो ये जो मैंने पैर से किया ये क्या है, सीध में बिल्कुल नीचे जा रहा था, लेकिन जब मैं लेट गई तो सीध में तो नहीं जा रहा, सीध में बिल्कुल जब वो फोर्स जा रहा था नीचे उसकी वजह से मेरा पैर धंस रहा था। तो जो भी फोर्स बिल्कुल मतलब एक ऑब्जेक्ट पे क्या होता है, परपेंडिकुलर लगता है, मतलब बिल्कुल सीध में लगता है ना, कोई फोर्स लगाया जाता है तो उसको हम कहते हैं थ्रस्ट। जैसे कि उस बोर्ड पे क्या किया, बिल्कुल सीध में पहले उसको पॉइंट करके फिर उस पर जोर लगाया बोर्ड पे, तो वो क्या था, थ्रस्ट था। ठीक है, और वो जो पिन के पॉइंट पे ऊपर के जो उसका हेड है उस पर जो थंब से प्रेस किया वो क्या था, एक एरिया पे ही प्रेस किया, तो इसीलिए वो क्या था, वो प्रेशर था। नाउ when you stand on loose sand, the force, that is the weight of your body, is acting on an area equal to area of your feet। कि मेरी पूरी बॉडी का वेट ही उस फीट के ऊपर जा रहा है, फीट से नीचे की तरफ, मतलब उस पर फोर्स डाल रहा है। when you lie down, the same force acts on an equal area equal to the contact area of your whole body, which is larger than the area of your feet। ठीक है, तो वो बॉडी जितने पे, मतलब पूरी बॉडी मेरी कांटेक्ट में जितने, तो वो इतना फेस जो फोर्स है वो इक्वल हो गया उसमें। इसकी वजह से वो इतना ज़्यादा फोर्स नहीं था, तो क्या हो गया, मतलब वो फोर्स डिवाइड हो गया, तो इसीलिए वो मेरी बॉडी अंदर नहीं जा पाई, क्योंकि वो इक्वल हो गया, इक्वेट हो गया, बैलेंस हो गया। Thus, the effects of forces of the same magnitude on different areas are different। मतलब कि सेम मैग्नीट्यूड पे सेम ही फोर्स अगर लगा रहे हैं लेकिन अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से लगा रहे हैं तो उसका इफेक्ट भी अलग ही आता है। इन द अबव केसेस थ्रस्ट इज द सेम, मतलब कि परपेंडिकुलर जो फोर्स है वो तो सेम लग रहा है लेकिन उसका इफेक्ट हमें अलग अलग देखने को मिल रहा है। क्यों? क्योंकि जो फोर्स है पर यूनिट एरिया पे वो अलग है, प्रेशर अलग आ रहा है। कि फीट के ऊपर तो पूरी बॉडी का आ रहा था, जो कि फीट का इतना फोर्स नहीं था जितना कि वो बॉडी के वेट की वजह से फीट पे ज़्यादा आ रहा था, लेकिन जब पूरी बॉडी थी तो वो क्या हो गया, बैलेंस हो गया। Therefore, the effect of thrust depends on the area on which it acts।
अब थ्रस्ट जो है उसका इफेक्ट किसके ऊपर डिपेंड करता है कि कितने एरिया पे वो एक्ट कर रहा है, कि थ्रस्ट तो सेम था लेकिन वो एरिया कम है तो वो ज़्यादा होगा, इफेक्ट हमें एकदम इंस्टेंट देखने को मिलेगा। जितना ज़्यादा एरिया होता चला जाएगा, ठीक है, उतना ही ज़्यादा उसका इफेक्ट कम दिखेगा। द इफेक्ट ऑफ थ्रस्ट ऑन सैंड इज लार्जर वाइल स्टैंडिंग दैन वाइल लाइंग। ठीक है, तो स्टैंडिंग में क्या था, सिर्फ एक फीट पे वो आ रहा था, फीट के डायरेक्शन में ही आ रहा था, फीट पे ही फोर्स जा रहा था, इस वजह से उस पर इफेक्ट ज़्यादा था बजाय कि जब वो पर्सन पूरा लेट गया। द थ्रस्ट ऑन ऑब्जेक्ट यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर, कि अब थ्रस्ट एक ही डायरेक्शन में जब हम जा रहे हैं तो एक डायरेक्शन में जा रहे हैं और एक एरिया पे ही जब हम लगा रहे हैं पॉइंट, सिर्फ एक एरिया पे, चोजन एरिया, तो उसको हम क्या कहते थे, प्रेशर। तो प्रेशर को हम किस तरीके से ले सकते हैं, प्रेशर इज इक्वल टू थ्रस्ट अपॉन एरिया, थ्रस्ट डिवाइडेड बाय एरिया। ठीक है, नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द एसआई यूनिट ऑफ थ्रस्ट एंड एरिया इन वी गेट द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर। अब प्रेशर की एसआई यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इन ऑनर ऑफ साइंटिस्ट ब्लेस पास्कल द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज कॉल्ड पास्कल। अब ये तो वैसे है, लेकिन अब उसके बाद क्या किया गया, साइंटिस्ट ब्लेस पास्कल हैं तो उनके ऑनर में, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए, उनको रिस्पेक्ट करने के लिए क्या किया गया, प्रेशर का जो एसआई यूनिट है उसको नाम क्या दिया गया, पास्कल, और उसको डिनोट किया गया फिर PA से। Thus, the same force acting on a smaller area exerts a larger pressure and a smaller pressure on a larger area. मतलब कि जो हम एक क्या कर रहे हैं, फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं, अगर हम थोड़े से, अब सीधी सी चीज़ है ना कि अगर हमारे पास मान लो, जैसे उसका लेते ना कि लकड़ी है एक, अगर एक लकड़ी है तो उसको हम तोड़ सकते हैं बहुत जल्दी, उसको तोड़ना आसान है। लेकिन अगर एक लकड़ियों का बंडल है, गट्ठा है पूरा, ठीक है, पूरा बंडल है, तो उसको तोड़ना इतना आसान क्यों नहीं है, क्यों, क्योंकि जब हम एक लकड़ी की बात करें तो उस पर वो जो एरिया है वो कम है, तो जब हम एक ही लकड़ी पे फोर्स लगाएंगे तो वो जब भी उस पर हमें इफेक्ट दिखेगा क्योंकि उस पर ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा। लेकिन अगर उन लकड़ियों का बंडल है तो हम उस पर फोर्स तो डालेंगे, लेकिन क्योंकि उस पर प्रेशर इतना ज़्यादा नहीं पड़ेगा जितना प्रेशर उन सब को चाहिए। इस वजह से क्या होगा कि जितना ज़्यादा एरिया हो जाएगा प्रेशर उतना ही उस पर कम लगेगा। दिस इज द रीज़न वाई अ नेल हैज़ अ पॉइंटेड टिप, नाइव्स हैव शार्प एजेस एंड बिल्डिंग्स हैव वाइड फाउंडेशंस। यही रीज़न है कि जो हमें, जैसे हमने पिन की बात की थी ना, तो वो क्या होती है, उसकी पॉइंटेड टिप्स होती है, ठीक है, या जो नाइव्स होते हैं जैसे चाकू होते हैं तो उनकी शार्प एजेस होती है ताकि वो जल्दी से काट सके। और जो बिल्डिंग्स हैं उनकी वाइड फाउंडेशंस होती हैं, वाइड फाउंडेशंस, ताकि उस पर जो फोर्स आए उसकी वजह से उस पर प्रेशर कम आए क्योंकि वो बड़ा है। ठीक है, तो ये हमारा क्या टॉपिक था, थ्रस्ट एंड प्रेशर, राइट। सो गाइज, आज का लेक्चर इतना ही रखते हैं। एक बार इसको रीड कर लीजिएगा कि क्या क्या चीज़ें हैं, क्या हमने पढ़ा है। कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। टिल देन, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद।